हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं CUT एग्ज़ाम सीरीज। आज का चैप्टर है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा भाग सेकंड। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए बिना कुछ देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सीमाओं की रक्षा करना। ऑप्शन बी, सैन्य शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन सी, मानव जीवन की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, हथियारों का विकास करना। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, मानव जीवन की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया कि सुरक्षा को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक है पारंपरिक सुरक्षा और एक है अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में। तो पारंपरिक सुरक्षा का संबंध होता है वो राज्य और सैन्य शक्ति से होता है। मतलब किसके द्वारा सुरक्षा की जाती है? सैन्य शक्ति के द्वारा। किसकी सुरक्षा की जाती है? राज्य की। और वहाँ पर खतरा किससे होता है? दूसरे राज्यों की सेना से, दूसरे राज्य से। अपारंपरिक में किसकी सुरक्षा की जाती है? राज्य के साथ साथ राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की भी। और सुरक्षा किससे की जाती है? बहुत से नए खतरे हैं, आतंकवाद है, महामारी है, दंगे है, अलगाववाद है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूसरे राज्यों से खतरा नहीं बल्कि राज्य के अंदर से ही खतरा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपारंपरिक सुरक्षा का, वो है कि मानव जीवन की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना, कि मानव जीवन में सब प्रकार से सुरक्षित हो। वो ऐसा नहीं कि केवल कोई हमला करे उसी से सुरक्षित हो, बल्कि दूसरे और प्रकारों से भी सुरक्षित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके हम व्याख्या देख लेते हैं। तो अपारंपरिक सुरक्षा के प्रतिपादकों के अनुसार सिर्फ राज्य नहीं, व्यक्तियों और समुदायों का, यह कहें कि समूची मानवता की सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा को, अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा, विश्व रक्षा भी कहा जाता है। तो सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसको मानव सुरक्षा या विश्व रक्षा भी कहा जाता है। वह व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति की सुरक्षा पर जोर देता है। तो शिक्षा में व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति से भी सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन है और अपारंपरिक धारणा के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला कथन है, ये सुरक्षा की व्यापक अवधारणा पर बल देती है। दूसरा कथन है, ये राज्य के साथ साथ व्यक्ति को भी संदर्भी मानती है। तीसरा है, ये मानव जनित खतरों के साथ साथ प्राकृतिक खतरों को भी शामिल करती है। और चौथा है, ये केवल सैन्य खतरों और सीमाओं की रक्षा तक सीमित रहती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो 4 कथन है किसके संदर्भ में? अपारंपरिक धारणा के संदर्भ में। तो चारों में से 3 हमें चुनने हैं या 2 चुनने हैं जो सही हो। तो देखते हैं हम कि कौन कौन सा सही है। तो पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि समग्र है या व्यापक अवधारणा, केवल सैन्य सुरक्षा से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सबको शामिल करता है। ये राज्य के साथ साथ व्यक्ति को भी संदर्भी मानता है। संदर्भी का मतलब है कि फोकस किस पे है। तो पारंपरिक में राज्य को संदर्भी माना गया है, अपारंपरिक में राज्य के साथ साथ व्यक्ति को माना। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है। तीसरा है, ये मानव जनित खतरों के साथ साथ प्राकृतिक खतरों को भी शामिल करता है। तो इसमें मानव के द्वारा उत्पन्न खतरे हैं जैसे अलगाववाद, आतंकवाद है, और प्राकृतिक खतरे जैसे महामारी, भुखमरी, गरीबी, इनको भी शामिल किया गया है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो 4th स्टेटमेंट है, केवल सैन्य खतरों और सीमाओं की रक्षा करता है। तो ये केवल सैन्य खतरों और सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता है। तो 4th स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, कि 1, 2 और 3
सही है। व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। अपारंपरिक सुरक्षा एक विस्तृत और व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है कि इसमें बड़ी है, होलिस्टिक अप्रोच है और व्यक्ति को सेंटर में रखती है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं शामिल होती है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानव की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया गया है। तो इसमें किस पर जोर है? अभाव से मुक्ति होनी चाहिए और भय से मुक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा नहीं है? तो अपारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें ध्यान से पढ़ना है कि कोई से सही पूछ रहा है, कौन से कोई से पूछता है सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी खाद्य संकट और ऑप्शन डी परमाणु हथियारों की दौड़। तो किस में मानते हैं हम? अपारंपरिक में कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन अपारंपरिक का है, आतंकवाद अपारंपरिक का है, खाद्य संकट अपारंपरिक का है और परमाणु हथियारों की दौड़ ये पारंपरिक खतरे में आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। व्याख्या देखते हैं हम। परमाणु हथियारों की दौड़ सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा है। तो परमाणु हथियारों की दौड़ है वो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से जुड़ा है, जबकि अपारंपरिक धारणा के अनुसार आतंकवाद, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक निर्धनता, असमानता, विस्थापन इत्यादि को भी मानवता के लिए खतरा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट सुरक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में ये भी सुरक्षा से शामिल माना गया है, क्योंकि अपारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में गरीबी को भी एक खतरा माना गया है। तो दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी लैटिन अमेरिका, ऑप्शन सी उप सहारा अफ्रीका, ऑप्शन डी पश्चिमी यूरोप। यदि हम आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो इसी चैप्टर में ये दिखाया गया है कि उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र है वो सबसे गरीब क्षेत्र माना गया है। तो आंसर रहेगा इसका सी। क्या आंसर रहेगा? सी। व्याख्या देख लो। सब सहारन अफ्रीका को दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर जैसी समस्याएं अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन बी एक देश का प्रभुत्व स्थापित करना, ऑप्शन सी देशों के बीच सहयोग से शांति बनाए रखना, ऑप्शन डी हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना। तो इसी में एक टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। इसका मानना है कि हम एक दूसरे की सहायता करके विश्व में शांति स्थापित करनी चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी देशों के बीच सहयोग की से शांति बनाए रखना। तो राइट आंसर होगा सी। देख लेते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा का मानना है कि हर समस्या का समाधान केवल सैन्य बल के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो क्या मानता है कि हर समस्या का समाधान केवल सैन्य बल के द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ समस्याएं जैसे गरीबी मिटाना, महामारी को नियंत्रित करना, शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए देश आपसी सहयोग, समझौते और संस्थाओं के माध्यम से शांति बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत की सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में। अब देखते हैं क्या है। पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको मजबूत करता है भारत। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कायदों को मजबूत करता है। और स्टेटमेंट 3 है, अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की मजबूती, तैयारी। ऑप्शन स्टेटमेंट 4, बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी एवं अभाव से निजात दिलाना। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सुरक्षा रणनीति में शामिल है? तो इसमें जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे आप तो वहाँ पर दिया गया है कि भारत की सुरक्षा रणनीति, उसके 4 कंपोनेंट हैं, 4 आधार हैं, उसमें से चारों शामिल है कि हम अपनी सैन्य क्षमता को भी मजबूत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और इनके जो नियम हैं उनको भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं, अंदरूनी सुरक्षा निपटने के लिए भी काम करते हैं, जैसे नक्सलवाद है, अलगाववाद है, और बहुसंख्यक नागरिकों को हम गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं ताकि उनको अलगाववाद की भावना ना पनपे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सुरक्षा रणनीति में शामिल है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, 1, 2, 3 चारों सही है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति एक समग्र कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है। इसमें केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा तथा मानव विकास, गरीबी उन्मूलन को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा रणनीति में कूटनीति का क्या उद्देश्य है? पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द चलता है डिप्लोमेसी, उसको हिंदी में कूटनीति बोलते हैं। इसका कभी कभी हम गलत अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन देखते हैं कि सही अर्थ क्या है। तो कूटनीति का उद्देश्य क्या है? युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंध मजबूत करना, हथियारों का निर्माण करना, केवल आंतरिक सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंध मजबूत करना। कूटनीति का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने संबंध दूसरे देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार समझौता या उनको तैयार करता है ताकि हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। तो देखते हैं कि कूटनीति का अर्थ है किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत भी हो सकते हैं, समझौते होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से संबंध बनाए रखना होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो बिना युद्ध किए बातचीत और समझदारी से समस्याओं का समाधान करना ही कूटनीति है। तो कूटनीति में युद्ध को स्थान नहीं होता, युद्ध के अलावा और जो सब विकल्प होते हैं उनका स्थान होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंध को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण आधारित है। भारत की सुरक्षा रणनीति बहुआयामी है। कारण है क्योंकि इसमें केवल सैन्य शक्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। तो दोनों देखने कि दोनों कथन सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता, और यदि एक कथन सही है एक गलत है तो वो भी हमें चूज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखा आपने कि भारत की जो सुरक्षा रणनीति है वो बहुआयामी है। केवल हम सैन्य शक्ति को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि गरीबी को भी दूर करने का प्रयास करते हैं, आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रणनीति है वो बहुआयामी है। तो स्टेटमेंट कथन सही है। कारण क्योंकि इसमें केवल सैन्य शक्ति पर ध्यान दिया जाता है, ये कारण नहीं है। ये स्टेटमेंट ही गलत है कि हम केवल सैन्य शक्ति पर ध्यान देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए सही है, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति वास्तव में ही बहुआयामी है। इसमें केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति भी शामिल होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा रणनीति केवल सैन्य शक्ति पर आधारित
नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो सुरक्षा रणनीति है वो केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविकता में ये एक समग्र या कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण है जो कई क्षेत्रों को साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा के संदर्भ में बल प्रयोग किन परिस्थितियों में उचित माना जाता है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सहयोग मूलक सुरक्षा में युद्ध के अलावा पूरे विकल्प खुले रहते हैं, कि युद्ध को विकल्प नहीं माना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे प्राथमिकता पे होते हैं राष्ट्रीय हित। अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए युद्ध को भी एक अंतिम विकल्प माना गया है, या लड़ाई झगड़े शक्ति प्रयोग को भी एक अंतिम विकल्प माना है। तो ये कौन सी परिस्थितियों में उचित माना जाता है, उसको वो परिस्थितियां दी गई है यहाँ पर। जब कोई देश अपनी शक्ति और क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी है, जब सरकार अपनी ही जनता पर अत्याचार कर रही हो या जनता की समस्याओं की उपेक्षा कर रही हो। ऑप्शन सी, जब किसी देश को आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो। और ऑप्शन डी है, जब कोई देश अकेले ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना चाहता हो। तो सहयोग मूलक सुरक्षा बल देती है कि हम एक दूसरे के सहयोग करें और शांति स्थापित करें विश्व में। लेकिन यहाँ पर भी बल प्रयोग को अनुमति दी जाती है दूसरे देश के खिलाफ। एक देश दूसरे देश के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है, वो भी सामूहिक रूप में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के साथ। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन वहाँ पर दी गई है बुक में, कि जब कोई सरकार अपनी जनता पर अत्याचार करे या जनता की समस्याओं की उपेक्षा करे, उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज करे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करे, तो सहयोग मूलक सुरक्षा के अंतर्गत भी बल प्रयोग की अनुमति दी गई है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, जब सरकार अपनी जनता पर अत्याचार कर रही हो और जनता की समस्याओं की उपेक्षा कर रही हो। देख लेते हैं व्याख्या। सहयोग मूलक सुरक्षा में बल प्रयोग को अंतिम उपाय माना जाता है। ये तब उचित होता है जब सरकार अपनी ही जनता पर अत्याचार करे या जनता गरीबी, महामारी, आपदा से पीड़ित हो और सरकार उपेक्षा करे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इस चैप्टर में 3-4 शब्द दिए गए हैं और उसका कंफ्यूजन भी रहता है, और बार बार कभी सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कि इनका मिलान कीजिए या इसका अर्थ में अंतर बताइए। तो यहाँ पर सूची 1 में शरणार्थी, बी में अप्रवासी, सी में आंतरिक विस्थापित और डी में है प्रवासी। सूची सेकंड में 1 है मजबूरी में देश छोड़ना, 2 में स्वेच्छा से विदेश जाना, तीसरा है देश के भीतर विस्थापन और चौथा है स्थान परिवर्तन। इसका अर्थ व्यापक होता है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि शरणार्थी होता है जो दबाव में देश छोड़कर दूसरे देश को चले जाता है। अप्रवासी होता है जो अपनी इच्छा से रोजगार की तलाश में चले जाता है। आंतरिक विस्थापन ये होता है कि एक ही देश के अंदर व्यक्ति दूसरी जगह पर रहना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार नहीं करता। और प्रवासी का मतलब है इनको सबको हम, जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर रहता है, वो उसका उद्देश्य क्या कुछ भी हो, उसको हम प्रवासी बोलते हैं। तो इसका इस वजह से व्यापक अर्थ बताया गया। तो यहाँ पर यदि हम मैच करते हैं तो शरणार्थी आगा मजबूरी में देश छोड़ना, ए के साथ 1 रहेगा। अप्रवासी स्वेच्छा से विदेश जाने वाले नागरिक है, जैसे रोजगार के तलाश में जाते हो। आंतरिक विस्थापित देश के भीतर ही विस्थापन, और प्रवासी स्थान परिवर्तन व्यापक अर्थ में। तो इसमें आंसर रहेगा ए के साथ 1 है, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। तो राइट आंसर होगा ए। देख लेते हो डिटेल क्या है इसकी, कि शरणार्थी होता है मजबूरी में देश छोड़ता है। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, उत्पीड़न या भय के कारण मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं और दूसरे देश में
शरण लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दलाई लामा ने शरणार्थी के रूप में शरण ली थी, और जो रोहिंग्या मुस्लिम है, रोहिंग्या मुस्लिम पिछले एक वीडियो में बताया था कि म्यांमार और बांग्लादेश का विवाद है, लेकिन वो दोनों ही नहीं अपनाते, इस वजह से कुछ रोहिंग्या भारत में रहते हैं, तो वो शरणार्थी है। अप्रवासी का मतलब होता है स्वेच्छा से विदेश जाना। अप्रवासी बेहतर जीवन, नौकरी और शिक्षा के लिए अपनी इच्छा से दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से पंजाब से बहुत ज़्यादातर लोग कनाडा की तरफ जाते हैं। उनका मानना है कि वहाँ पर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा रोजगार है, तो वो अपनी इच्छा से गए हैं, उन्हें हम अप्रवासी कहते हैं। तीसरा, आंतरिक रूप से विस्थापित, देश के भीतर ही विस्थापन। ये लोग अपने ही देश में रहते हैं, लेकिन आपदा, संघर्ष आदि के कारण स्थान बदलने को मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है आपदा के कारण हो, या किसी संघर्ष के कारण हो, या रोजगार की तलाश में, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करते हैं, इस वजह से हम आंतरिक रूप से विस्थापित कहते हैं। इनका ज़्यादातर जो संदर्भ होगा वो प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, नर्मदा नदी, वहाँ पर जब बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तो लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, तो उनको हम बोलते हैं विस्थापित या आंतरिक रूप से विस्थापित। फोर्थ था प्रवासी स्थान परिवर्तन। तो प्रवासी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें देश के अंदर और बाहर दोनों तरह के स्थान परिवर्तन को शामिल किया जाता है। तो इसमें स्थान तो परिवर्तन होता है, लेकिन दोनों तरफ का ही माना जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।